अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी के कॉन्सेप्ट को कि इनफर्टिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज़ हैं और कॉजेज़ ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी को भी आज के इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन। इनफर्टिलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइजली because there are varying degree of infertility. A useful working definition is the failure to achieve pregnancy. अब यहाँ इसमें बताया जा रहा है कि इनफर्टिलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइजली बिकॉज देयर आर वेरिंग डिग्री ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को एक प्रॉपर वे में जो है वो प्रिसाइजली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि इनफर्टिलिटी की कई डिग्रीज होती हैं। लेकिन अगर एक सिंपल अल्फाज में अगर इनफर्टिलिटी को डिफाइन किया जाए, द फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी अचीव ना करना, यानी बहुत से कपल होते हैं उनकी यहाँ शादी हो जाती है और बहुत टाइम तक जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनफर्टिलिटी का। अब इनफर्टिलिटी यानी बहुत अरसा हो गया शादी को और बहुत अरसा शादी होने के बाद उनके यहाँ जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो उसमें मेल में क्या क्या जो है वो कॉज हो सकते हैं और फीमेल में क्या क्या कॉज हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। The common causes of male infertility are azoospermia, oligospermia, sperm deformities and autoimmune disorder. मेल के अंदर जो है वो इनफर्टिलिटी की जो कॉमन वजूहात हैं वो एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म डिफॉर्मिटीज़ एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं कि एजोस्पर्मिया क्या है, ओलिगोस्पर्मिया क्या है, स्पर्म डिफॉर्मिटीज़ क्या है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है। एजोस्पर्मिया की अगर हम बात करते हैं, एजोस्पर्मिया इज द स्टेट ऑफ हैविंग नो स्पर्म. It may be caused if spermatic ducts are blocked due to infection, injury. The blockage may be congenital dating from birth. अब एजोस्पर्मिया का मतलब है इज द स्टेट ऑफ हैविंग नो स्पर्म, जिसमें स्पर्म बनते ही नहीं है, मेल के अंदर जो है वो स्पर्म नहीं बनते। इट मे बी कॉज इफ स्पर्मेटिक डक आर ब्लॉक, जिसमें स्पर्म जो है ना टेस्टिस से, जो टेस्टिस में स्पर्म सही बन रहे हैं लेकिन जो स्पर्मेटिक कोड है जो उसमें ब्लॉकेज है। अब वो ब्लॉकेज किस वजह से? ड्यू टू इन्फेक्शन, इंजरी हो गई हो या इन्फेक्शन हो। द ब्लॉकेज में भी कॉन्जेनाइटल, पैदाइशी तौर पर जो है, पैदाइशी तौर पर उस स्पर्मेटिक कोड के अंदर क्या है? ब्लॉकेज है। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है? डेटिंग फ्रॉम बर्थ। पैदाइशी तौर पर अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्जेनाइटल का। दूसरी वजह जो है वो ओलिगोस्पर्मिया, द स्पर्म काउंट बिलो 20 मिलियन पर ml इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म काउंट जो है ना, जो सीमेन जो है, मेल लिक्विड जो है, उसके अंदर स्पर्म की जो तादाद है वो 20 मिलियन पर ml से कम हो, यानी 1 ml के अंदर जो है वो स्पर्म काउंट कितने होना चाहिए? 20 मिलियन होने चाहिए। अगर इससे ये तादाद स्पर्म की कम है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं ओलिगोस्पर्मिया, और ओलिगोस्पर्मिया में भी इन्फर्टिलिटी हो सकती है। स्पर्म डिफॉर्मिटीज, द चेंजेस इन द शेप ऑफ स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्म डिफॉर्मिटीज। स्पर्म तो बन रहे लेकिन स्पर्म की जो शेप जैसी नॉर्मल होनी चाहिए, फ्लैजिला होना चाहिए, कैप होना चाहिए, एक नॉर्मल शेप जो स्पर्म की होनी चाहिए, वो शेप अगर प्रॉपरली नहीं है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पर्म डिफॉर्मिटीज। स्पर्म अगर एबनॉर्मल बन रहे हैं तो इस वजह से भी इन्फर्टिलिटी हो सकती है। चौथा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। In some individual, the infertility is probably due to an immune response by the male to its own sperm. Antibodies are made which attack the sperm and reduce the sperm count. हमने कहा कि कुछ मेल के अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या करते हैं? स्पर्म पर अटैक करते हैं और स्पर्म को क्या कर देते हैं? स्पर्म काउंट को कम कर देते हैं। स्पर्म जितने बन रहे होते हैं ना, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? उन स्पर्म को मारने का काम करती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? उन स्पर्म्स को क्या करते हैं? मारने का काम करती हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म काउंट जो नॉर्मल होता है उस मेल के अंदर स्पर्म काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है और वो ओलिगोस्पर्मिया की कैटेगरी में आ जाएगा। तो 4 वजह है, एजोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म नहीं होंगे, ओलिगोस्पर्मिया जिसके अंदर स्पर्म काउंट 20 मिलियन
पर ml से कम होंगे, स्पर्म जो होंगे वो डिफॉर्म एबनॉर्मल होंगे और ऑटो इम्यून में एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो अपने ही बॉडी के स्पर्म को क्या करेंगी, मारने का काम करेगी, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये 4 वजूहात हैं मेल इनफर्टिलिटी की। और अब हम बात करने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं, द कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी आर फेलियर टू ओव्यूलेट, ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस डैमेज, सर्वाइकल म्यूकस डिफेक्ट, एंडोमेट्रियोसिस। तो फीमेल के अंदर जो है वो इनफर्टिलिटी की जो वजूहात हैं वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले है फेलियर टू ओव्यूलेट। समटाइम्स द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड फेल टू प्रोड्यूस हार्मोन नॉर्मली विथ the result that no follicle develop, lack of FSH और egg release is affected, lack of LH। अगर आपने हमारा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला लेक्चर जो अच्छे से सुना हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक डिटेल में अगर आपने अंडरस्टैंड किया हो, नॉर्मल साइकिल जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसमें फॉलिकल की जो डेवलपमेंट होता है वो कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी से रिलीज होता है, अगर ये सही अमाउंट में रिलीज नहीं होगा तो ओवरी के अंदर जो प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी। और प्रीमोडियल फॉलिकल्स की अगर डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगी तो ओवम सही तरीके से नहीं बनेगा। तो एक वजह जो है नो फॉलिकल डेवलप, फॉलिकल सही से डेवलप नहीं होगा और ये इसी फॉलिकल से तो ओवम निकलता है ना। और दूसरा क्या है, एग रिलीज इज अफेक्टेड। अब अगर एफएसएस सही बन रहा है, एलएस सही से नहीं बन रहा, तो फॉलिकल की डेवलपमेंट तो सही होगी, लेकिन इस फॉलिकल से ओवम नहीं निकल सकेगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो मैच्योर फॉलिकल से क्या करता है, मैच्योर फॉलिकल से ओवम को क्या करता है, रिलीज करता है। तो पहली वजह हमने कहा फेलियर टू ओव्यूलेट, ओव्यूलेट यानी ओवम सही तरीके से रिलीज नहीं होगा। तो इसमें हमने कहा समटाइम्स द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन या पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन फेल टू प्रोड्यूस हार्मोन, सही तरीके से नहीं बन पाएंगे, विद द रिजल्ट दैट आइदर नो फॉलिकल डेवलप, फॉलिकल नहीं डेवलप होगा। और फॉलिकल डेवलप कब नहीं होगा, जब एफएसएच सही तरीके से नहीं बनेगा और एग रिलीज इज अफेक्टेड। और फॉलिकल तो बन गया, अब ओवम सही से रिलीज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोनल डिफेक्ट का अगर मसला होता है तो फीमेल सही से ओव्यूलेट नहीं कर पाती है। दूसरी वजह ब्लॉक्ड ओविडक्ट। In some female, the infertility is due to the release causing blockage of fallopian tube. It may be due to infection. इसकी वजह जो है वो क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। मैं आपको डायग्राम से बताऊं, अगर आप इसमें ध्यान में रखें कि दिस इज फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। अब क्या होता है, नॉर्मली स्पर्म जो है वो यहाँ जो है वो दाखिल हुए वजाइना के थ्रू, सर्विक्स पे आए, फिर यूट्रस में आए और फिर यहाँ से जो है ये स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। और यही स्पर्म और ओवम जो है वो क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। अब अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या आ गई, रुकावट आ गई, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर रुकावट आ गई तो स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच सकेगा। और अगर स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंचेगा तो प्रेगनेंसी तो नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकेगी। तो यहां हमने कहा इसकी एक वजह ब्लॉक ओविडक्ट। इन सम फीमेल द इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू द डिजीज कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज क्या होता है, इट मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह हो सकती है। तीसरी वजह यूट्रस डैमेज, यूट्रस जो है ना वो डैमेज हो। अब क्या, फिब्रॉइड्स आर बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर दैट ग्रो फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड कॉज इनफर्टिलिटी। बात वक्त क्या होता है, फिब्रॉइड बनते हैं। फिब्रॉइड क्या है, ये एक तरीके से ट्यूमर होते हैं। ये कौन से ट्यूमर होते हैं, नॉन कैंसरस। कैंसर वाले ट्यूमर तो बड़े खतरनाक होते हैं, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं, जिसे हम आम सादा जबान में कहते हैं रसोली, बच्चादानी में रसोली हो जाना। तो ये फिब्रॉइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं दैट ग्रो फ्रॉम द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की वॉल से क्या होते हैं, ग्रो करते हैं और इनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब यहाँ ब्रैकेट में मजीद 3 कॉजेज से पहले ये ब्रैकेट वाले पार्ट को भी कवर करते हैं। गायनेकोलॉजी इज द स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद डिसफंक्शन एंड डिजीज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गायनेकोलॉजी जो है वो मेडिसिन की एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें क्या करते हैं, डिसफंक्शन के बारे में स्टडी की जाती है
और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। जबकि ऑब्स्टेट्रिक इज द स्पेशलिटी डीलिंग विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, अ फिजिशियन स्पेशलाइज इन बोथ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। जबकि ऑब्स्टेट्रिक के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के बारे में उसमें सारी चीजें डील की जाती हैं और चाइल्ड बर्थ के हवाले से डील की जाती है। यानी इन शॉर्ट गायनी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर को डील किया जाएगा, जबकि ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के हवाले से जो भी इशू होंगे उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब ये 3 के बाद अब हम जो है मजीद जो हमारे पास 2 और थे कि क्या वजूहात हो सकती हैं। याद रहे ये फेडरल बोर्ड की बुक से हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्वाइकल म्यूकस डिफेक्ट, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन म्यूकस इन द सर्विक्स बिकम थिनर सो दैट द स्पर्म कैन स्विम through it more easily. If there is a problem with the mucus, it can make it harder to conceive. अब देखो भाई होता क्या है, मैं डायग्राम से आपको बताऊं भाई। होगा ये ओव्यूलेशन के दौरान, क्योंकि यहाँ जो है ना सर्विक्स वाला जो पार्ट है ना, यहाँ म्यूकस होता है। अब ओव्यूलेशन के डेज में, ओव्यूलेशन के जब डेज आते हैं उसमें ये म्यूकस जो होता है वो क्या होता है, थिन हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है ताकि स्पर्म जो है वो यहाँ से आसानी से गुजर सके और जो है वो फेलोपियन ट्यूब पर आकर क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। लेकिन अगर ये म्यूकस जो है वो थिन ना हो, इसकी विस्कोसिटी कम ना हो, ये वही गाढ़ा रहेगा, तो स्पर्म जो है वो यहाँ से जब गुजरने आएंगे तो रास्ता क्या होगा, रास्ता जो होगा वो बंद होगा। रास्ता अगर बंद होगा तो स्पर्म जो है वो आगे नहीं गुजर सकेंगे और अगर आगे सही से नहीं गुजर सकेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो यहां हमने इसमें कहा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन म्यूकस इन द सर्विक्स बिकम थिनर, ओव्यूलेशन के दौरान वो थिनर हो जाता है, सो दैट द स्पर्म कैन स्विम थ्रू इट मोर इजीली, स्पर्म जो है वो आसानी से वहां से गुजर सके। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द म्यूकस, अगर म्यूकस में प्रॉब्लम होगा, इट कैन मेक इट हार्डर टू कंसीव, जो है वो कंसीव में क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिफ्थ रीजन जो है वो इनफर्टिलिटी का एंडोमेट्रियोसिस। इट इज अ कंडीशन वेयर अ स्मॉल पीस ऑफ द एंडोमेट्रियम स्टार्ट ग्रोइंग इन अदर प्लेसेस सच एज ओवरीज। दिस कैन कॉज इनफर्टिलिटी बिकॉज इट become difficult for an egg to be released and become implanted into the womb uterus. अब देखो भाई इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर इट इज अ कंडीशन वेयर स्मॉल पीस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की वॉल है, उसका छोटा सा पीस जो है वो क्या होगा, स्टार्ट ग्रोइंग ऑन अदर प्लेसेस, दूसरी प्लेसेस पे जाके ये यूट्रस की जो बॉल होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, सच एज ओवरीज, मिसाल के तौर पर ओवरीज। अगर वो ओवरी पे ग्रो करेगा तो दिस कैन कॉज इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी कॉज करेगा बिकॉज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर एन एग टू बी रिलीज। भाई ओवरी से ओवम को यहाँ से रिलीज होना है ना, और अगर यूट्रस की वॉल जो है इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ ही अगर ग्रो करना शुरू हो जाए तो इसको बाहर रिलीज होने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर बाहर ओवम सही से रिलीज नहीं हो सकेगा तो फर्टिलाइजेशन भी सही तरीके से नहीं होगी। तो यहाँ हमने कहा डिफिकल्ट फॉर एन एग टू बी रिलीज, अगर रिलीज सही से नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इम्प्लांट भी सही से नहीं हो सकेगा, एंड बिकम इम्प्लांटेड टू द वूम यूट्रस। याद रखिएगा यूट्रस को आम सिंपल इंग्लिश के अंदर, यूट्रस को आम सिंपल इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, वूम भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने इनफर्टिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया फेडरल बोर्ड की बुक से। याद रहे ये पूरी डिस्कशन एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि ताकि एमडीकेट के हवाले से कोई भी सवाल अगर पूछा जाए एमसीक्यू में तो आप उन तमाम पॉइंट्स को जो कि सिंध बोर्ड के अंदर हैं वो भी कवर कर सकें, और फेडरल बोर्ड के तमाम वो पॉइंट्स जो सिंध बोर्ड में नहीं लिखे हुए वो भी हम साथ साथ डिस्कस करवाते हैं, बच्चों को दोनों बोर्ड की मुकम्मल तैयारी करवाते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।